हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन शुरू करेंगे नया चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इस नाम से आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। जैसे सर्कुलर मोशन नाम का एनसीईआरटी में कोई चैप्टर नहीं है, उसी टाइप से जो है ये सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो है क्या, देखो बेसिकली ये वाले चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास क्या टर्म है ये समझते हैं जरा। एनसीईआरटी में ये मिलेगा आपको दो चैप्टर्स में दिया गया है इसके बारे में। पहला तो एक जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इस चैप्टर का नाम होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एनसीईआरटी का शायद 7 चैप्टर होगा, उसमें दिया होगा। ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ मास के बारे में दिया है, और एक थोड़ा दिया होगा वर्क पावर एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसमें कोलिजन के बारे में वहाँ पे दिया होगा। तो मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ पहले, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ये वाला जो चैप्टर है इसके ये वाले चैप्टर में अपन सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास, और साथ में कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, एंड कोलिजन। ये इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में तो दिया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और कोलिजन के बारे में दिया है वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर में। ठीक है, तो क्या होता है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये समझ लेते हैं जरा। अलग अलग मास हो सकते हैं, जैसा ये तो पता लग गया आपको सेंटर ऑफ मास मतलब, अगर मैं सिंपल वो समझूं तो कोई भी सिस्टम है उसका कुछ न कुछ मास होगा, उसका सेंटर किस पॉइंट पे है उसको सेंटर ऑफ मास बोल दिया। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज से इतना तो पता लग ही रहा है अपने को, और मैंने बहुत बार यूज़ भी किया ये वर्ड सेंटर ऑफ मास, आगे पिछले चैप्टर्स में बोला होगा कहीं ना कहीं, अपन आगे पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो चलो, अगर सेंटर ऑफ मास की बात की जाए बच्चों, जैसे मान लो एक डिस्क है, मैं पहले आपको समझाता चलता हूँ। जैसे मान लो ये डिस्क है, लिखना कुछ नहीं अभी, मैं लिखाऊंगा तब लिख लीजिएगा। ये डिस्क आ गई, ठीक है, ये डिस्क है जो बोर्ड के प्लेन में रखी गई है। इस डिस्क की बात की जाए तो इस डिस्क का अगर सेंटर देखा जाए तो यहाँ पे ये सेंटर होगा क्या इसका, ये डिस्क का सेंटर आ गया, ये डिस्क का सेंटर आ गया। ठीक है, तो ये ही पॉइंट इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो मास है, उस मास को कन्वर्ट कर दो आप पॉइंट मास में, और वो जो पॉइंट मास आएगा वो पॉइंट मास यहाँ पे है। ये मीन्स ये जो डिस्क है ना, इसका मास अगर पूरा m था तो मैं इस डिस्क को क्या मान सकता हूँ, ये ज्योमेट्रिकली ये डिस्क बनाई और इसका पूरा पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूँ ना, तो ये पूरा पॉइंट मास आपको ये सेंटर पे मान लेना है। ये जो पूरा डिस्क था, इस डिस्क का पूरा मास मैंने इस सेंटर पे मान लिया, और यही इस पॉइंट को बोल दिया जाता है सेंटर ऑफ मास। मीन्स अगर इस डिस्क पे मैं कोई फोर्स लगाता तो इस डिस्क का जो मोशन होता वही सेम मोशन इस पॉइंट पे फोर्स लगाने F पे, ये पूरा जो डिस्क है, डिस्क का मोशन इस फोर्स F के कारण जो भी होता, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। इस F के कारण जो इस डिस्क का ट्रांसलेटरी मोशन होता, वही सेम ये इस पॉइंट मास का भी ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ये फोर्स F लगाने के कारण। ठीक है, तो ये तो डिस्क वाला एग्जांपल लिया मैंने, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में भी एक कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिसको अपन सेंटर ऑफ मास बोल देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे ये एक एल शेप की ये रोड है, एक ये रोड आ गई इस टाइप की, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। मीन्स ज़रूरी नहीं है जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ कोई ना कोई मास जरूरी हो, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज ये रिंग है, अगर ये इस टाइप से अगर रिंग मान ली मैंने, ये रिंग है, तो इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ सेंटर पर होगा, तो ये इस टाइप से है। सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट है या मास है, इसके बाहर आ गया, अंदर आ गया। ऐसे जगह पे हो सकता है जहां मास हो ही ना, यहाँ मास नहीं है। ठीक है, अब मान लो 2 मास है, एक मास ये रहा 2 kg का, और एक मास ये रहा 3 kg का, और एक मास ये रहा 4 kg का। ये एक सिस्टम बना लिया मैंने। इस सिस्टम में मेरे पास 3 पार्टिकल है, इस सिस्टम का भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। सपोज ये तीनों को मिलाया मैंने, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है। तो हर एक मास सिस्टम, जिसको भी बोला जा सकता है, सिस्टम बोल दूँ या मास बोल दूँ। जैसे ये सिस्टम है कि डिस्क वाला, ट्राइंगल वाला, एल शेप का एक सिस्टम है, रिंग सिस्टम है, या 3 मास का एक सिस्टम है,
ठीक है। तो कोई भी इसको सिस्टम बोलूंगा मैं, ठीक है ना। सिस्टम का मतलब आपको समझ लेना है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट होगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट होगा तो कैसा होगा, एक्सटेंडेड। जैसे ये ट्राइंगल है, डिस्क है, एल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, रिंग है, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन, बहुत सारी ज्योमेट्री का नाम आपने सुना होगा, क्यूब, क्यूबॉइड। तो उन सभी के सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन की जा सकती है। तो सबसे पहले तो अपन जो है सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन समझेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट है ये मैंने बता दिया। यहां से अगर मान लो मैं इस पूरा जो भी सिस्टम है, ये जैसे ये सिस्टम आ गया, ये सिस्टम आ गया, ये सिस्टम आ गया, इस सिस्टम पे जैसे इस सिस्टम पे F फोर्स लग रहा है, तो इसका कुछ न कुछ ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो इसको हटा के मैंने क्या करना है, इस पूरा ट्राइंगल को हटा के एक पॉइंट मान लेना है और पॉइंट पे F फोर्स लगा देना है। इस पॉइंट मास का भी वैसा ही बिहेवियर होगा, उतना ही एक्सेलरेशन आएगा जितना ट्राइंगल का एक्सेलरेशन आएगा, इसका वेलोसिटी उतना ही होगा जितना वेलोसिटी इसका होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट इसका उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है, अगर ट्रांसलेटरी मोशन का मैं स्टडी कर रहा हूँ, कौन सा मोशन बेटा, ट्रांसलेटरी, ठीक है। अगर मुझे ट्रांसलेटरी मोशन का स्टडी करना है तो मैं क्या करूंगा, जो सिस्टम है, सिस्टम में जो मास है, हो सकता है ऑब्जेक्ट हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को या सिस्टम को हटा के उसकी जगह में एक पॉइंट मास लगा दूंगा, सिंपल पॉइंट मास। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स था वो एज इट इज रखो, तो उस सिस्टम का, उस ऑब्जेक्ट का जो भी ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा था, वही सेम मोशन उस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का भी होना चाहिए। तो वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट को बोल दिया जाता है क्या, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो चैप्टर में अपन शुरुआत में कैलकुलेशन करेंगे सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास क्या है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ये समझेंगे। पहले शुरुआती दौर में कैलकुलेशन समझेंगे, फिर बाद में समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास पढ़ने का मतलब क्या है, क्यों इसको पढ़ा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन को आसान बना देता है, ठीक है ना। फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो कुछ नहीं लिखना, आपको हेडिंग लिखना है बस, सेंटर ऑफ मास। अब मैं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्या है देखो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन। तो देखो सेंटर ऑफ मास क्या है, देखो बच्चे लिख देते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट, द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है ये, दैट रिप्रेजेंट द एंटायर सिस्टम। अब वो एक सिस्टम में अलग अलग मास हो सकते हैं, 3-4, 1-2 kg, 3 kg, 4 kg का, या पूरा एक डिस्क हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, या 4 सॉलिड स्फीयर का कॉम्बिनेशन, या कोन और डिस्क का, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंटायर सिस्टम एंड मूव्स इन द सेम वे and moves in the same way as a point mass, as a point mass having, as a point mass having. The center of mass of a system is a point that represents the entire system and moves in the same way as the point mass having mass equal to that of the system, when subjected to the
when subjected to the some external forces that act on the object, ठीक है, on the system। देखो क्या है कहानी। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द एंटायर सिस्टम एंड मूव इन द सेम वे एज अ पॉइंट मास हैविंग सेम मास इक्वल टू दैट सिस्टम। मीन्स कुल मिला के बोल रहा हूं कि अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया, उस ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन या जो मोशन होगा वो सेम वैसा ही होगा जैसा एक सिंगल पॉइंट मास का हो रहा था। तो उस जो पॉइंट को है अपन क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहां तक की कहानी हो गई। नेक्स्ट जो है एक और लाइन लिख देता हूं, फॉर ए सिस्टम, एक लाइन और लिख रहा हूं क्या, for a system of particles center of mass is that point at which its total mass is supposed to be concentrated for translatory motion, for study of translatory motion, for study of translatory motion, ठीक है। ऐसा भी समझ सकते हो आप, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फॉर ए सिस्टम या फॉर ए ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट एट विच इट्स टोटल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड फॉर स्टडी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। मीन्स ट्रांसलेटरी मोशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा मास एक सिंगल पॉइंट पे मान लेते हैं, ठीक है, और वही सिंगल पॉइंट को क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ मास। तो कहानी लिख लो जल्दी से, यहाँ तक की वीडियो पॉज कर लीजिए और यहाँ तक की कहानी लिख लो। यहाँ तक की कहानी लिखो। चलो लिख लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने वीडियो पॉज करके। अब हम अपन ये कैलकुलेट करना चाहेंगे बच्चों, अलग अलग सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है। जैसे ये तो अपन ने पूरा सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन पढ़ लिया, फिर ये ट्रांसलेटरी मोशन की कहानी समझेंगे। पहले अपन सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट तो ढूंढे, कौन सा वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होता है, ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होगा। अब देखो जैसे सिंपल ज्योमेट्री दिख रही है ना, उनका सेंटर ऑफ मास तो बड़ा इजीली ढूंढा जा सकता है। जैसे मान लो ये आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जैसे रिंग, ये रिंग है, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पर आ जाएगा। अगर ये रिंग की जगह डिस्क हो गई तो भी ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अगर ये सॉलिड स्फीयर हो गया, रिंग की जगह अगर सॉलिड स्फीयर हो गया तो भी ये सेंटर हो जाएगा। अगर ये एक ट्रायंगल है, इस टाइप का ट्रायंगुलर प्लेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका सेंट्रोइड हो जाएगा, सेंट्रोइड हो गया, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट देखा जाए तो अगर ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है तो क्या करेंगे, इसके जहाँ दोनों डायगोनल कट कर रहे हैं वहाँ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोल देंगे। बट जो ये तो क्या है ना, रेगुलर ज्योमेट्री है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री तो आपको पता है, बट अगर कोई इररेगुलर ज्योमेट्री आ जाएगी तो उनका पता कैसे लगाएंगे वो अपन पढ़ने वाले हैं। साथ में अगर दो मास हो, इससे अलग अलग दो मास आ गए, वो समझते हैं जरा क्या है। देखो इससे दो अलग अलग टाइप के मास आ गए। अब पॉइंट मास, एक पॉइंट मास 2 kg आ गया, जैसे यहाँ एक पॉइंट मास है 2 kg, यहाँ एक पॉइंट मास है 3 kg, और यहाँ एक पॉइंट मास है 5 kg।
तो ये इन सभी अरेंजमेंट जो बना होगा, ये जो अरेंजमेंट बना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ओब्वियसली यहाँ कहीं बीच में होगा, बट एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी ये पता लगाते हैं अब अपन। ठीक है, तो अब अपन सीख रहे हैं बच्चे क्या, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई भी सिस्टम दिया गया होगा, हो सकता है सिस्टम में अलग अलग पार्टिकल हो सकता है सिस्टम पूरा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो। तो पहले शुरुआत में अपन ऐसे सिस्टम पढ़ेंगे जिनमें पॉइंट मास होंगे। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपन जिनमें पॉइंट मास दिए गए होंगे, जैसे 1 kg कहीं रखा है, 2 kg कहीं रखा है, 3 kg, 4 kg, 10, 15, 100, 100, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मासेस जो हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे रखेंगे, पॉइंट मास होंगे पर सारे के सारे। तो वो जो सारे पॉइंट मास का मिला के जितना सिस्टम आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि 4 ब्लॉक का एक सिस्टम या 4 पॉइंट मास का एक सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो ढूंढ के बता दीजिए। तो वो कैलकुलेशन अपन करना सीख लेते हैं। पहले इसको जाने दो, आप लोग लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो हेडिंग लिखता हूं मैं क्या, सेंटर ऑफ मास फॉर n पॉइंट मासेस। ठीक है, तो अपन कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं किसकी, सेंटर ऑफ मास की, किसका, जहां पे n पॉइंट मास है, n या फिर पॉइंट मासेस सिस्टम लिख देता हूं। तो हेडिंग लिखता हूं मैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ, अब मैं सेंटर ऑफ मास को शॉर्ट में COM लिख दिया करूंगा। COM का मतलब समझ जाना है, सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट मासेस सिस्टम। पॉइंट मासेस बहुत सारे मास हो सकते हैं, अलग अलग पॉइंट मास सिस्टम हो सकते हैं, तो इनका जो है सेंटर ऑफ मास कौन से पॉइंट पे होएगा ये अपन कैलकुलेशन करना सीखते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा, आप लोगों को भी फॉर्मूला याद रख लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है देखो फॉर्मूला समझते हैं जरा। ये एक सिस्टम है बेटा, ये एक सिस्टम दिया गया है आपको। ठीक है, ये एक सिस्टम आ गया। अब इस सिस्टम में अलग अलग पॉइंट मास है, सिस्टम में जो है अलग अलग पॉइंट मास है। मान लो एक पॉइंट मास यहाँ आ गया M1, दूसरा पॉइंट मास यहाँ आ गया M2, तीसरा पॉइंट मास यहाँ आ गया M3, M4, M5, बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैंने 3 ही मास लिखे। ठीक है, अब मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ये जो सिस्टम बनाया है मैंने पॉइंट मास सिस्टम। ठीक है, ये जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, अब जब भी सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो पहले तो आपको क्वेश्चन में सारे मास का जो पोजीशन है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, अब कैसे बताया जाता है देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया जाएगा, मान लो आपको ये इस टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, एंड इधर बाहर की डायरेक्शन में z एक्सिस हो सकता है। ठीक है, ये 3 आ गया, इस पॉइंट को 0,0,0 बोल देंगे ओरिजिन। ठीक है, अब ये जो 3 पॉइंट है M1, M2, M3, M1, M2, M3, इन सभी का आपको कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे। जैसे M1 मास के कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं वो x1, y1, z1 मान लेता हूं मैं, x1, y1, z1। ऐसे M2 मास के क्या हो जाएंगे, x2, y2, z2, और M3 मास के क्या हो जाएंगे, x3, y3 एंड z3। ठीक है, तो तीनों मास के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए हैं। अब आप कैलकुलेशन किसका करना चाह रहे हो बेटा, सेंटर ऑफ मास का। जैसे मैंने हेडिंग लिखा है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है और बस सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं यहाँ सिखा रहा हूँ सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो हेडिंग क्या लिखा था मैंने, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट मास सिस्टम। पॉइंट मास से अलग अलग, अभी तो मैंने 3 ही लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 या 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट मास होंगे पर सबके सब पॉइंट, एक एक पॉइंट पे ये पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, सिंगल पॉइंट होगा। जब अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा ना बेटा तो वो तो बहुत बड़ा होता है, तो ऐसा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो उसके तो रेडियस वगैरह और ऐसी सारी चीजें पैरामीटर आपको दिए गए होंगे। पॉइंट मास तो एक सिंगल पॉइंट पे लोकेटेड होगा जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया। अब मैं निकाल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास भी कहीं ना कहीं लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास भी सिस्टम में होगा कहीं ना कहीं, तो वो सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होगा ये पता करते हैं। तो वो जो सेंटर ऑफ मास होगा ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये इस टाइप से जो है सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया।
ऐसे ही सेम पैटर्न पे सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। चलो आप क्या वाई कोऑर्डिनेट आप इजीली लिख सकते हो क्या? वाई सी एम क्या लिखूंगा बेटा? m1y1, m2y2, m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही सेम पैटर्न पे सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट भी लिखा जा सकता है। तो सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट क्या लिख दूंगा बेटा? m1 z1, m2 z2, m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये इस टाइप का जो है सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा बेटा? क्वेश्चन में आपको ये पहले तो आपको क्वेश्चन में किस टाइप से दिया जाएगा? ये m1 का वैल्यू दे दिया जाएगा 2 kg या 3 kg जो भी है। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा 1, 2, -3, ऐसा जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। ऐसा m2 का मास दे दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, m3 का मास दे दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, और बोल दिया जाएगा फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस 3 मासेस सिस्टम। अभी 3 ही मास है, अगर 4 मास होते तो आई थिंक आप लोग इसको भी सोल्व कर सकते थे, प्लस m4 x4 और नीचे प्लस m4 कर देते, ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो है बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। यहाँ भी जेड सी एम आएगा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम क्या है? एक्स सी एम कोमा वाई सी एम कोमा जेड सी एम। ये क्या है? आर एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं किसके? सेंटर ऑफ मास के। एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम क्या है बेटा? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है किसके? सेंटर ऑफ मास। तो ये इस टाइप से इजीली आप बच्चों क्या कर सकते हो, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी लिख लो बच्चे, यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिख डालो। आगे बढ़ता हूँ, फिर पहले यहाँ तक की कहानी लिख लो वीडियो पॉज करके। अगर आप लोग समझ रहे थे अभी तक तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर इसका आगे समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। आसान पैटर्न है ये, बहुत इजी है, हर एक बच्चों से सोल्व हो जाना चाहिए। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब अगला क्या है, एक पैटर्न पे और लिख सकता हूं इसको, एक पैटर्न पे और कैसे लिख रहा हूं देखो जरा, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर क्या है देखो, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूं, देखो किस टाइप से लिखना है। मान लो अगेन ये अपने पास एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया और ये जेड एक्सिस आ गया। अब एक पॉइंट मास मैंने मान लो यहाँ मान लिया m1, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने r1 वेक्टर मान लिया। ठीक है, एक पॉइंट मास मैंने यहाँ मान लिया m2, इसका पोजीशन वेक्टर इधर r2 वेक्टर मान लिया। ये ओरिजिन आ गया, ओ पॉइंट को ओरिजिन बोल रहा हूँ। एक पोजीशन वेक्टर मैंने यहाँ मान लिया m3 मास के लिए, पोजीशन वेक्टर को नाम दे दिया r3। ठीक है, तो सिस्टम में अपने पास अगेन 3 मास है, m1 m2 m3 3 मास है, साथ में r1 r2 r3 क्या है? r1 r2 r3, ये सब के सब क्या है? r पोजीशन वेक्टर्स फॉर masses m1, m2, m3 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो है पोजीशन वेक्टर है। m1 r1 r2 r3 क्या है? r पोजीशन वेक्टर्स ऑफ मास ऑफ लिख देता हूँ, r1 r2 r3 आर पोजीशन वेक्टर ऑफ मासेस m1 m2 m3 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये जो ओरिजिन वाला ओ पॉइंट है, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में m1 m2 m3 का जो पोजीशन वेक्टर आ गया। अब अपने पास ये जो सिस्टम बना होगा बेटा, जिस सिस्टम में मेरे पास क्या है? 3 मास है अगेन। तो वो जो 3 मास वाला जो सिस्टम बना है,
उसमें अब मैं निकालना चाह रहा हूँ क्या, अगेन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वो लिख दिया मैंने क्या, RCM। RCM को क्या बोल दिया मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। तो ये जो RCM होगा ये वेक्टर फॉर्म में, इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेटा M1 R1 वेक्टर। अब ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना बेटा, यहाँ से तो इसको आई कैप को एक साथ रखूंगा, जे कैप को और के कैप को, तो यहाँ से जो RCM निकल के आएगा ना वो निकलेगा मेरे पास XCM आई कैप प्लस YCM जे कैप प्लस ZCM के कैप। ये इस टाइप से मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर निकल के आएगा आंसर में। जो अपन ने XCM निकाला था ना वहाँ पे, वो XCM बनेगा YCM ZCM। तो आपके पास दो मेथड हो जाएंगे कोई भी क्वेश्चन का सॉल्व करने के। आप चाहो तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में सॉल्व कर लो, आप चाहो तो इंडिविजुअल XYZ निकाल लो, ठीक है। इंडिविजुअल XYZ निकाल के पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर निकाल के इंडिविजुअल XYZ निकाल सकते हो। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी भी लिख लो। आपको ये देखना होगा कि कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, किस टाइप से सोल्व करना है, ठीक है, ये आप खुद से देख लेना। चलो तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आसान से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों यहाँ पे, बहुत आसान से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करता हूँ जरा मैं। पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ और आप लोग सोल्व करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन पे आ जाता है, देखो क्या है। अब आपको बस ये है कि कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए पॉइंट मास का। अब अगर आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, और कोऑर्डिनेट नहीं दिए जाते हैं तो फिर आपको खुद को लिखना पड़ेगा वो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं बच्चे। जैसे आपको बोल दिया जाए, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या है देखो क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट मास है, 3 पार्टिकल ऑफ, क्वेश्चन लिख रहा हूं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है, मासेस M1 बराबर 1 kg, M2 बराबर 2 kg एंड M3 बराबर 3 kg। 3 मास है 1 kg 2 kg। R1 वेक्टर बराबर IK प्लस 4JK प्लस KK। ये तो फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर हो गया, सेकंड वाले का जो पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ IK प्लस JK प्लस KK। अब ये मीटर में है सब, ठीक है, SI में चल रहा है, M का मतलब मीटर है। एंड जो लास्ट वाला R3 पोजीशन वेक्टर बचता है, R3 जो पोजीशन वेक्टर होगा 2I माइनस JK माइनस 2KK मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपसे बोल दिया जाए फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये जो सभी का सेंटर ऑफ मास आएगा उसका पोजीशन वेक्टर कहाँ होगा, ये आपको पता करना है। तो क्वेश्चन देखने से बहुत आसान लग रहा है बच्चों, अगर आपको थोड़ा कुछ भी समझ आया होगा तो आप क्वेश्चन को तुरंत से सोल्व कर दोगे। पोजीशन वेक्टर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, वेक्टर में जब पढ़ाया गया था तो आपको पोजीशन वेक्टर भी बताया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत आप लोग कर सकते हो। चैप्टर का पहला क्वेश्चन जैसा कि हर बार आसान होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है। तो आज से ही आप लोग ट्राई करोगे, नया चैप्टर है, नई चीज़ें हैं, समझना शुरू करोगे, सब चीज़ें समझ आएगी।
मेहनत करोगे सब कुछ समझ आता है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो नया चैप्टर है, कुछ बच्चे तो पुराने चैप्टर के 2-3 लेक्चर छोड़ देते हैं और फिर नए पे मूव कर जाते हैं कि बस हो गया, अब नहीं झेला जा रहा है इसको। तो ऐसा कभी नहीं करना बच्चों, जब भी नया चैप्टर आए पहले पुराना चैप्टर कंप्लीट करो, क्योंकि पुराने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट नए चैप्टर में यूज होते हैं बहुत सारे। इसलिए पहला काम होना चाहिए आपका पुराना चैप्टर कवर कर लें, चाहे नए चैप्टर 3 दिन बाद शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पुराने वीडियो कंप्लीट करें सर्कुलर मोशन के, देन सेंटर ऑफ मास पे मूव करना है आपको। चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो क्या है, वीडियो पॉज करके आपने अगर सोल्व नहीं किया है बच्चों अभी तक भी, तो फिर से ट्राई कर सकते हो आप, फिर एक बार और मौका देता हूं मैं आप लोगों को। चलो शुरुआत करता हूं। मैंने पोजीशन वेक्टर पूछा है क्वेश्चन में, तो मैं RCM वाला फॉर्मूला लगाऊं ना, पोजीशन वेक्टर ही तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे, तो पोजीशन वेक्टर पूछा है तो पोजीशन वेक्टर वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। क्वेश्चन में मेरे उससे पोजीशन वेक्टर पूछा है, तो मैं लिखूंगा क्या, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3, 3 ही मास है, 4 होते तो प्लस M4R4 भी लिख देता, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। ये ऐसा हो गया कहानी। अब यहां से जो है मास लिख लेता हूं मैं, क्या है देखो, RCM, M1 मास कितना है 1 kg, तो 1 R1 ये रहा क्या, I कैप प्लस 4 J कैप प्लस K कैप, ये M1 R1 आ गया, प्लस M2 कितना रहा 2 kg, R2 यहाँ से लिख लिया, I J K प्लस तीसरा मास 3, पोजीशन वेक्टर यहाँ से लिख लिया 2I माइनस J माइनस 2K अपॉन तीनों मास का सम, तीनों मास का सम करूँगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देना है। तो यहाँ से अब सिंप्लीफाई कर देते हैं RCM को, तो RCM को सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या जाएगा 1 I कैप 4 J कैप K कैप, ये तो शुरुआत वाला पॉइंट आ गया। 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 2I कैप 2J 2K, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 6I 3J 6K, ये इस टाइप का हो जाएगा। नीचे टोटल मास कितना हो गया बेटा अपने पास 6। अब सेम वालों को ऐड कर देना, I को I के साथ में ऐड कर देना, J को J के साथ, K को K के साथ, तो I प्लस 2I कितना हो गया 3 और 6 9, तो I कैप हो गया क्या, ठीक है। अब भी कैलकुलेशन कर सकते हो बच्चों आप लोग, ठीक है, अगर आपको करना है तो कैलकुलेशन कर सकते हो। J 4 2 6 माइनस 3 प्लस 3 J कैप, K कैप में 3 आ गया तो माइनस 3 बचेगा यहाँ पर, माइनस 3 K कैप अपॉन 6, तो 2 डिवाइड करूँगा तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर आएगा यह आ जाएगा 3/2 I कैप प्लस 1/2 J कैप माइनस 1/2 K कैप, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो जरा, अपना आंसर भी मैच करा लेना जरा बच्चों, क्या आप लोगों का आंसर भी ऐसा ही कुछ आ रहा था क्या, ठीक है। अपना आंसर भी सभी लोग मैच कराइएगा जरा, और चाहो तो मीटर लिख लेना सबसे लास्ट में, मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में भी तो मीटर लिखा है ना, ये मीटर यूनिट हो गया पोजीशन। तो नोट कर लो जरा, आप चाहो तो इंडिविजुअल अलग अलग फॉर्मूला भी लगा सकते थे, एक्स कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट का, जेड कोऑर्डिनेट। तो अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाते ना, तो ये वाला मैं लगा के बताता हूँ देखो आपको, बट मैं एक्स कोऑर्डिनेट वाला ही लगा के बताऊंगा, पूरा नहीं लगा के बताऊंगा। तो आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला क्या है, पहले सबका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लें, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ गया, यहाँ कुछ नहीं था तो 1, ठीक है। अब मेरे पास जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, ये मैं अगेन सोल्व कर रहा हूँ सेकंड मेथड से सोल्व कर रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको पता होगा M1 x1 M2 x2 M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन लिखो, पूरा सॉल्यूशन लिखो, फिर इससे भी वेरीफाई करके देखो XCM YCM ZCM तीनों को, ठीक है। फिर चेक करो जरा, ये वाली जो टर्म आएगी वो XCM आएगी, तो मैं पहला ये वाली टर्म में चेक करके देख रहा हूँ। अगर आपको पहले चेक करना है तो वीडियो पॉज करके खुद से भी चेक कर सकते हो। तो चेक करता हूँ जरा क्या आ रहा है, देखो M1 पहला मास 1 हो गया, ये रहा M1 1,1 2,1 प्लस 3,2 अपॉन टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ से XCM का कैलकुलेशन करूँगा तो कितना आ गया बेटा 1 2 6 अपॉन नीचे क्या आ गया 6, तो ये आ गया 9/6, और ये आप देख रहे होंगे 3/2 आ गया, 9/6 आ गया ना, 9/6 3/2 आ गया। तो यहाँ से देखने पे ये XCM के जैसा आ गया। ऐसे अगर आप YCM का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा, ZCM का फॉर्मूला लगाओगे तो -1/2 आएगा,
ठीक है। तो ये वही हो गया ना, एक्सीएम आई कैप वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप। तो आप चाहो तो ये यहाँ से एक्सीएम आया है, अब आप सेम पैटर्न पे वाई सी एम भी निकाल सकते हो, वाई सी एम भी निकाल लोगे सेम पैटर्न पे, और जेड सी एम भी आप निकाल सकते हो। मैं नहीं निकाल रहा हूँ कैलकुलेट, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया बच्चों। आप लोगों ने अगर सही किया था तो बहुत बढ़िया है, गलत किया था तो अपनी गलती ढूंढो कि क्या गड़बड़ कर दिया, क्या कैलकुलेशन एरर किया या क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन समझ आना चाहिए, सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में आगे नहीं मिलने वाला है अपने को, ठीक है। शुरुआती दौर में आसान से क्वेश्चन होते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा सभी को। चलो पूरा अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो क्या है। यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने लिख ली होगी, क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान समझना। 4 पार्टिकल्स ऑफ मास, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg, 4 अलग अलग मास आ गए, ठीक है। आर प्लेस्ड, चारों कहाँ का रखें, आर प्लेस्ड एट द 4 vertices ABCD of square, vertices A, B, C and D of a square of side 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर का स्क्वायर है, उसके 4 कॉर्नर है ABCD, जहां पे ये 4 मास रखे हैं 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, find the position of center of mass COM, center of mass of the particles। ये जो सारे के सारे 4 पार्टिकल आए ना, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ 2D का अरेंजमेंट है, x एक्सिस y एक्सिस, पार्टिकल कैसे कैसे रखे हैं देखो। मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, कौन कौन से पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, और ये जो D वाला पॉइंट है ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 पॉइंट मासेस 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg आर प्लेस्ड एट 4 वर्टिसेस ऑफ A पे 1 kg है, यहाँ 2 kg, यहाँ 3 kg, यहाँ 4 kg, ठीक है। स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, ये जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं इनका सेंटर ऑफ मास, जो सिस्टम बना है ना, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा ये आपको बताना है। पोजीशन का मतलब वो कोऑर्डिनेट्स बता देने हैं उसका पोजीशन। एक चीज ध्यान रख लेना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ होगा 1/2 1/2 पे, तो वो आंसर नहीं होने वाला है, आंसर कुछ अलग आएगा। सारे मास अलग अलग है बेटा, यहाँ 1 kg है, यहाँ 2 kg है, यहाँ 3 kg है, यहाँ 4 kg है, तो आंसर कुछ अलग आने वाला है। आप लोग कैलकुलेट करो, आपके पास अगेन 2 मेथड है, एक तो एक्सीएम वाईसीएम लगा के और एक M1 R1 M2 R2 वाला लगा के। तो आपकी जैसे मर्जी पड़े वैसे आंसर निकाल लीजिए, बट क्वेश्चन को ट्राई जरूर करो। ये 2D प्लेन है, जेड प्लेन नहीं है, जेड एक्सिस नहीं है, XY प्लेन में है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर जो है वो प्लेनर ज्योमेट्री है या 2D ज्योमेट्री है, तो एक प्लेन में आएगा, मतलब 2 ही कोऑर्डिनेट आएंगे X और Y। मैंने डायग्राम भी बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया है, डायग्राम भी मैंने क्वेश्चन में बता दिया है। अब आप लोग सोल्व करो जरा इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए शुरू करो।
क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? चलो सोल्व कर लेंगे, शुरुआत करते हैं। देखो क्या है, देखो सोल्व करते हैं बच्चों। तो पहले तो ये कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूं मैं। ये एक्स एक्सिस दिया है यहाँ पे वाई एक्सिस दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे मास यहाँ पे बता देता हूँ कि मास किस टाइप से रखे गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो ABCD वो वाला डायग्राम बना लेता हूँ, ABCD। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है 1 kg, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 3 kg और यहाँ पे 4 kg। ये तो मैंने मास रख दी। अब इन मास का XYZ कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। XYZ कोऑर्डिनेट लिखूँ तो ये तो ओरिजिन सबको दिख रहा है, 0,0 0। जेड कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो 0 लिख दो, वरना कोई मतलब नहीं है जेड कोऑर्डिनेट लिखने का। इसका 1, x कोऑर्डिनेट 1, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 1। जेड कोऑर्डिनेट सबका 0 रहेगा बेटा, जेड कोऑर्डिनेट सबका 0 रहेगा। क्लियर है? जेड कोऑर्डिनेट नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, बट मैं ऐसा ही लिख दिया बस। जेड कोऑर्डिनेट का भी अगर किसी को लगता है, जेड कोऑर्डिनेट लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जेड तो लाइन ही नहीं दिया, जेड एक्सिस पे कोई है ही नहीं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है इसलिए। तो अब मैं अगर एक्सएम का कैलकुलेशन करना चाहूँ बेटा, तो m1x1, m2x2, m3x3, m4x4, ठीक है, 4 मास हो गए ना। तो अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, 4 मास हो गए। तो चारों की कहानी ऐसे होगी। तो एक्सएम क्या हो जाएगा, देखो बेटा, यहाँ से अगर एक्सएम की कैलकुलेशन करता हूँ मैं, सबसे पहले पहला वाले मास की बात कर लेता हूँ। इसको m1 नाम दे देते हैं। तो 1 इंटू, अगर इसका x कोऑर्डिनेट देखूंगा तो बेटा 0 है, ये इसको m2 नाम दे दिया 2 kg को। 2 x कोऑर्डिनेट इसका 1 है, 3 x कोऑर्डिनेट 1 है, 4 x कोऑर्डिनेट 0 है। डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो यहाँ से x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे अपन, कितना आ गया, ये 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 0 अपॉन ये कितना आ गया 10। तो ये आंसर आ गया 5/10, बोले तो 1/2 मीटर। x कोऑर्डिनेट तो ये आ गया। ऐसे ही सेम पैटर्न पे अपन यहाँ से y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं बच्चे। इसका y कोऑर्डिनेट का मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ YCM की। 1 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 1 2 3 4। यहाँ से सिंप्लीफाई करूँगा तो ये तो 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 0 0, तो ये आंसर आ गया 3/10 मीटर। तो ये अपना आंसर आ गया, ये इसी टाइप से आंसर आ गया। अगर किसी को लगता है सर ZCM क्या होगा, तो ZCM तो 0 ही होने वाला है। ZCM तो क्या ही होने वाला है बेटा, 0। अगर किसी को लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, ZCM 0 आ गया। तो ये इस टाइप से अपना आंसर भी मैच करा लीजिएगा बच्चों। अगर आप चाहो तो पोजीशन वेक्टर वाली टर्म में सोल्व भी कर सकते हो। पोजीशन वेक्टर सोल्व करोगे तो उससे भी आंसर यही आने वाला है। पोजीशन वेक्टर सोल्व करोगे ना तो उससे भी आंसर यही आने वाला है। उसमें क्या करोगे आप, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 m4r4 करके आंसर निकाल लोगे। इसका r1 वेक्टर क्या लिख दोगे, इसका लिखोगे तो 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, इसका i कैप प्लस j कैप i कैप प्लस 0 प्लस 0 i कैप प्लस j कैप प्लस 0 0 प्लस j कैप प्लस 0, ठीक है ना। और इस टाइप से आप अपना आंसर निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन लिख लो, जरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लीजिए, पूरा अपना आंसर निकाल लो। यहाँ तक की कहानी लिखो। वीडियो पॉज करके यहाँ तक की कहानी लिख लो, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहां तक की कहानी लिखी लिया होगा आपने। आज गाड़ी साफ करना है।
देखो क्वेश्चन क्या है, सॉरी क्वेश्चन ये है बेटा, जिसे मान लो यहाँ पे अपने पास में है 1 kg और यहाँ पे अपने पास में नेक्स्ट, ये तो इधर वाला 1 kg है और इधर वाला है अपने पास 20 kg। एक तो 1 kg का मास है और एक 20 kg का मास है, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना वो है अपने पास कितना, 63 मीटर। 63 मीटर, ठीक है। आपको क्या पता करना है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम बनाया है ना मैंने, छोटा सा सिस्टम जिसमें 2 ही मास है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये आपको पता करके बताना है। तो आप जरा पता कर लीजिए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आसान सा क्वेश्चन है ये, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है। अब वीडियो पॉज करो और आंसर सोल्व करने के लिए ट्राई करो जरा। अब आपको लग रहा होगा कुछ बच्चे, पहले एक बार अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं हिंट दूंगा, फिर भी सोल्व नहीं होता तो फिर मैं सॉल्यूशन तो पूरा बता ही दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले अपना दिमाग लगा लीजिए पूरा, जितना आप दिमाग लगा सकते हो पूरा दिमाग लगा लो अपना, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, 2 मिनट का टाइम है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, 2 ही मास है, तो इजीली आपका सोल्व हो जाएगा अगर जिसको समझ आ गया। चलो ठीक है, आप लोगों दिमाग लगा चुके हो। अब मैं बताता हूँ, देखो क्या है बेटा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ पोजीशन तो दी नहीं गई है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है आपको, या तो 4 ऑप्शन देख लो आप, ठीक है। 4 ऑप्शन देख लेंगे तो पता लग जाएगा ना। अब ऑप्शन तो दिए नहीं क्वेश्चन में, तो अब अपन ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लो आप। अब मैं ऑब्वियसली इसको मानूंगा तो थोड़ा आसान रहेगा। इसका अगर कोऑर्डिनेट 0,0 मान लो तो इसका 63,0 हो जाएगा, और एक्सीएम वाईसीएम लिख के आंसर निकाल लूंगा। एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0,0, इसका 63,0, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस ऊपर हो गया, 2 ही मास है, आंसर निकाल लो। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। कुछ सोल्व किया आप लोगों ने, ट्राई किया, अब भी ट्राई कर लो। अब तो मैंने थोड़ा हिंट दे दिया सर, हम तो आप करोगे वही देखने वाले हैं। अरे ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो अभी भी। देखो मैंने क्या किया, ये ऊपर वाई एक्सिस मान लिया और इधर मैंने एक्स एक्सिस मान लिया। ये पॉइंट अपना 0,0 हो गया, जैसा मैंने मान लिया है, और ये हो जाएगा मेरे पास 63,0, जैसा कि मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 63 मीटर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखा, m1 x1 प्लस m2 x2, 2 ही मास है, अपॉन m1 प्लस m2। तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, m1 कौन हो गया 1 × 0 प्लस 20 × 63 अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस 20। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ गया 20 × 63 अपॉन 23। तो यहाँ से 23 जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है 20 × 3, ये आ गया 60। ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से 3, सॉरी नीचे 21 होगा ना, 21 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 और ये 60 आ गया। एक्सीएम आ गया, वाईसीएम लिखोगे तो बेटा ये तो 0 आ जाएगा। मतलब अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो यहाँ से जो ये था ना, ये था अपने पास 20 kg और ये था अपने पास 1 kg। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आया, यहाँ पे आया क्या, ये आ गया अपने पास सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की यहाँ से डिस्टेंस अगर देखूंगा मैं तो ये आएगी कितना 60 मीटर, और अगर इधर से देखूंगा तो इधर से डिस्टेंस आएगी 3 मीटर। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कौन, अगर ऐसा दिया गया है ये वाले क्वेश्चन में कि सेंटर ऑफ मास कौन से पॉइंट के पास में होगा, ऑब्वियसली हैवी मास होगा उसके पास होगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब पूरा का पूरा मास का सेंटर किधर होगा, तो ऑब्वियसली ये 20 kg वो तो 1 ही है, तो यही इसी 20 kg के पास में होगा। तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी, जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हेवी मोटे मोटे मास के पास में होता है, ठीक है। तो मोटे मास के पास में आ गया 20 kg। अब इसके ऑप्शन इस टाइप से हो सकते हैं, जो सेंटर ऑफ मास होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी 1 kg से 60 मीटर होगा, या 20 kg से पूछेगा तो 3 मीटर होगा। कोई सी भी एक से निकालो तो दूसरे से पता लग जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 3 कैसे आया, बेटा यहाँ से यहाँ 63 है क्या, यहाँ से यहाँ 60 हो गया, तो ये 3 तो बचा ना, ये 63 है ना टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आया 60 मतलब यहाँ कहीं होगा 60,0 आया ना। अरे एक्स कोऑर्डिनेट तो 60 आया, वाई कोऑर्डिनेट 0 आया, तो इन दोनों से मैंने पॉइंट देख लिया। इन दोनों से क्या पॉइंट निकल के आया मेरे पास, इन दोनों से जो पॉइंट निकल के आया 60,0, यही अपना सेंटर ऑफ मास है क्या, तो 60,0 यहाँ कहीं होगा।
तो अगर 1 kg से 60 है तो 20 kg से 3 होगा। नोट कर लो जरा, आसान सी कहानी थी है, ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट मास की कहानी मैंने आपको समझाई है, ये समझ आ गई होगी। अब यही कहानी को डायरेक्ट भी सोल्व किया जा सकता है। मैं डायरेक्ट थ्योरी समझाता हूँ, देखो क्या है। अब यहाँ हेडिंग लिख रहा हूँ मैं, क्या, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स। अगर केवल 2 ही पार्टिकल हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, 2 पार्टिकल है तो उनका पोजीशन किस टाइप से निकालना है। वही सेम कहानी है, देखो बेटा, ये एक M1 मान लिया, ये एक M2 मान लिया, M2 M1, ठीक है। अगर मैं इसको 0,0 मान लूँ, इसको R,0 मान लूँ, ये R,0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R दी गई है। तो मेरे को अगर सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो एक्सियम क्या लिख दूंगा, M1 × 0 M2 × R अपॉन M1 + M2, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया ना, ये क्या आ गया, M2R अपॉन M1 + M2, ठीक है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, अब यहाँ से मैं बताता हूँ बट्टा आपको क्या, देखो ये जो M1 मास आ गया, M1, यहाँ गई M2, ये M1 M2 मास आ गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन ये R दिया है क्वेश्चन में। अब यहाँ जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है, सपोज यहाँ पे, यहाँ सेंटर ऑफ मास आ गया है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये R1 मान ली मैंने, ये क्या मान ली, R1, तो ये R1 इसी के बराबर हो जाएगी, ये क्या, M2R अपॉन M1 + M2। ऐसे अगर मुझे राइट साइड से डिस्टेंस निकालनी है, किधर से बेटा, राइट साइड से, यहाँ से ये डिस्टेंस पता करनी है R2, तो ये जो R2 निकालने के लिए R2 क्या हो जाएगा, मुझे पता है R1 + R2 क्या है, R1 + R2 R है क्या, तो यहाँ से R2 निकालूंगा तो R - R1 हो गया क्या, तो ये जो R2 कैलकुलेट होगी, R - R1 का वैल्यू यहाँ से रखा है M2R अपॉन M1 + M2। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करूंगा, R2 की कैलकुलेशन करूंगा, नीचे M1 + M2 एलसीएम आ गया, तो R × M1 + M2 माइनस M2R, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे R2 कितना आ गया, यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे ये M2R यहाँ से गायब हो जाएगा, तो M1R अपॉन M1 + M2, ठीक है। तो आप यहाँ से R2 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक काम करता हूँ ना, इतना यहीं से बराबर लिख देता हूँ मैं, आप एक और स्टेप नीचे लिख देना, M2R गायब हो गया, तो ये आ गया M1R अपॉन M1 + M2। तो ये R2 कितना आ रहा है बेटा, M1R अपॉन M1 + M2। मतलब कुल मिला के आपको ये याद रख लेना है, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होता है, जो यहाँ से, अब अगर मैं देखूँ तो जो सेंटर ऑफ मास है, अब मुझे पता लग रहा है क्या, कि अगर मैं R1 अपॉन R2 करता हूँ, क्या है, अगर मैं R1 अपॉन R2 कर रहा हूँ, तो R1 अपॉन जो R2 आ रहा है ना, R1 अपॉन R2, वो क्या आ रहा है, छोड़ो ना डिवाइड वाला का, यहाँ से R1 R2 क्या है बेटा, R1 R2 क्या है, मैंने ये मान लिया है कि जो R1 और R2 है, ये R1 एंड R2 आर डिस्टेंस ऑफ मास M1 एंड M2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ठीक है, R1 R2। तो चाहो तो आप R1 R2 का डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, और अगर आपको लगता है नहीं सर हम तो सोल्व कर लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोलता हूँ ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लो, तो अगर 2 मास होंगे ना तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे भी पिछला क्वेश्चन में इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, यहाँ से जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें ये वाला फॉर्मेट लगा के देखना, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने पिछला क्वेश्चन लिखा था ना 1 kg और 20 kg वाला, उसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी लिखो, भी मैं वेरीफाई करके बताता हूँ आपको कितना जल्दी आंसर आएगा। देखो यहाँ तक की कहानी लिखो, चलो लिख लिया। अब देखो मैं बता रहा हूं क्या, ये वाला मेथड से जब 2 मास दिए गए होंगे ना तो उनके लिए यहां से बहुत जल्दी से आंसर आ जाता है।
और आप लोग एक काम करो, पहले खुद से वेरीफाई करके देखो, पहले खुद से वेरीफाई करके देख लीजिए। मैं सोल्व करता हूँ, देखो वही क्वेश्चन वापस से सोल्व कर रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ? जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ 20 kg दिया था और यहाँ 1 kg दिया था, यहाँ से यहाँ 63 मीटर था। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ बीच में मैंने कहीं सेंटर ऑफ मास मान लिया, मुझे पता है यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर r1 है तो r1 क्या लिखूंगा, देखो r1। अब ये वाला मास m1 मान लेना है, ये वाला मास m2 मान लेना है। r1 r2 क्या है, ये जो यहाँ लिखा था ना r1 एंड r2 आर डिस्टेंसेस ऑफ मास m1 m2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो ये m1 का r1 हो गया और ये r2 हो गया m2 का। तो मुझे जब r1 चाहिए ना, तो r1 जब कैलकुलेट करूंगा तो m2 वाला मास लिखूंगा ये, तो 20 इंटू 63 अपॉन नीचे टोटल मास 1 प्लस 20, तो वही आंसर आएगा क्या, 20 इंटू 63 अपॉन 21 करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो गया 360 आंसर आएगा। ऐसे सिंप्लीफाई अगर R2 सोल्व करोगे तो डायरेक्ट लिख लो ना, अब सोल्व करने की जरूरत ही है। 3 सेंटीमीटर, ये टोटल 63 है, ये 60 आ गया तो ये 3 बचेगा, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड हो गया बच्चे। सेकंड मेथड डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आएगा इससे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चे, ये वाला फॉर्मूला याद होगा ना आपको, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक की कहानी लिखो बच्चे, यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने। गायब करते हैं इसको, गायब कर दिया, गायब कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं देखो, अब एक और आसान सा क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोगों के लिए थोड़ी मशक्कत वाला होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल सब लोग जानते होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी लोग जानते होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आ गया और वाई एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये इस टाइप से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर बराबर हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड, जिसका साइड दिया गया है ना, ये आप मान लो सपोज 2 मीटर का साइड है इसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ अलग अलग मास है। ये मास मान लिया मैंने 3 kg का, ये मास मान लिया मैंने 7 kg का, और ये वाला मास मान लिया मैंने 11 kg का, ठीक है। ये एक वाला 2 वाला मान लो, ये 2 kg का मान लिया मास, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ना, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके बताना है मुझे। क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, आप लोग अगर ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगा, नहीं ट्राई करोगे तो नहीं होने वाला। तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करो। आराम से 2 मिनट में 3 मिनट में क्वेश्चन सोल्व होने लायक है। आपको सिंपल सी ज्योमेट्री आनी चाहिए, बस इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए। ऑब्वियसली 2 kg का तो कोई कोऑर्डिनेट अंधा भी होगा ना, वो भी बता देगा 0,0 है। बाकी 7 kg और 11 kg का कोऑर्डिनेट अगर आपने लिख लिया ना, तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत से। वीडियो पॉज करके सोल्व करो बेटा, मैं तो सोल्व करता ही हूँ, मैं बैठा रहूँगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाता है ऐसे, ठीक है। वैसे अपने लंबे लंबे ऐसे वीडियो बन के आते हैं। ये 2 kg का है, ये यहाँ पे 7 kg है, सारे के सारे पॉइंट वहाँ से, ये 11 kg है। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ बेटा, तो ये तो 0,0 सबको पता लग रहा है, और साइड है 2, तो ये भी 1,0 हो जाएगा। इसका जस्ट मिडल पॉइंट होगा, यहाँ पे तो कोई मास है नहीं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा मुझे। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये तो 1 मीटर होगी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 मीटर आ गया, कॉमा दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 2 मीटर होगी क्या। तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस सपोज मैंने डी मान ली, तो मैं क्या लिखूंगा, डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो यहाँ गया डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4, तो यहाँ से डी निकल के आता है 3√3, डी स्क्वायर 3 आएगा तो डी√3 आएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 1,√3 मीटर, ठीक है। समझ में आना चाहिए, आसान है, ठीक है ना। तो अब कैलकुलेशन करते हैं जरा, क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, एक्स m1 x1
m2x2 m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ध्यान रखिएगा बच्चे, कोऑर्डिनेट इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोऑर्डिनेट बड़ा आसानी से निकल जाते हैं। 2 पॉइंट तो इजीली निकल ही जाने चाहिए, ये वाला और ये वाला। इसमें दिक्कत होती है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, सिंपल सी ज्योमेट्री और कुछ नहीं है। ठीक है, अब m1x1 के आगे देखो, सबसे पहला छोटा मास 0, ये 7 इंटू 2 11 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 1 अपॉन 2 प्लस 7 प्लस 11। सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स सीएम कितना आ गया बेटा, ऊपर तो आ गया 0 14 11 अपॉन नीचे कितना आ गया 20। ठीक है, तो ये कितना आ गया 14 और 11 25 अपॉन 20। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट तो ये आ गया मीटर। अब ऐसे वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे बेटा, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए मैं फॉर्मूला नहीं रखा हूँ, डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। तो m1 y1, तो m1 ये हो गया 2,0 प्लस 7,0 प्लस 11,√3। ठीक है, अपॉन 2 प्लस 7 प्लस 11। ठीक है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो ये आ गया 11√3 डिवाइड में कितना आ जाएगा 20। ठीक है, ये इस टाइप से अपना आंसर आ गया एक्स कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट का। अगर आपको ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या लिख दूंगा 25, 20 11√3, 20। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक की कहानी में आज वाले लेक्चर में अपन ने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ लिया। एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को लग गया होगा सेंटर ऑफ मास क्या है, मतलब सारा जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं आपको सबका सेंटर निकालना है। अभी आज वाले लेक्चर में तो अपन ने क्या पॉइंट मास देखे थे ना, इसलिए थोड़ा आपको सेंटर ऑफ मास वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। बट अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ आपके पास, जैसे सपोज कुछ भी, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल आ गया, इस मोबाइल का मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए। इस मोबाइल का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पूरा एक रेक्टेंगल शेप का हो गया, क्या आप देखने से बता दोगे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो क्या मोबाइल का इजीली। ठीक है, मोबाइल का सेंटर ऑफ मास आ गया। और भी कोई ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ मैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ। जैसे मेरे पास ये चौक है, चौक आप लोग सब लोगों ने देखी होगी। इसका अगर मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, इसके जस्ट ये सेंटर पे आ गया, ये वाला सेंटर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और भी ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ। ये जो बोतल है, ये बोतल का सेंटर ऑफ मास चाहिए मुझे, बोतल का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इधर कुछ है। अब सेंटर ऑफ मास की प्रैक्टिकल लाइफ वाला एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, ऐसे थोड़ा मजाक मस्ती। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को जो है, जैसे बोतल है, अगर इस बोतल के सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ मैं इसको पकड़ लूँ ना तो ये बोतल रुक सकती है, रुक नहीं पा रही है, 2 उंगलियां लगाता हूँ रुकेगी। सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पर रोक सकता हूँ मैं, ये बैलेंस बनाने। आपने भी ऐसा बहुत बार ट्राई किया होगा बैलेंस बनाने के लिए। तो अगर ऑब्जेक्ट का आपने सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया और उसी पॉइंट पे आप उंगली टिका दोगे तो वो जो उसका पूरा वेट है ना mg, वो वेट mg आपके उंगली के रिएक्शन से नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है। ऐसे ही तो वो जो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत, जो पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया था, वो एकदम पॉइंट सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया था उन्होंने उनका। मीन्स आप भी अगर किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ढूंढ पा रहे हो ना, इसका मतलब आप भी उसको उठा सकते हो। जैसे भी मैं ये वाला डब्बा लेता हूँ, हल्का वाला डब्बा, इसका सेंटर ऑफ मास मुझे पता है यहाँ कहीं होगा, तो ये ऐसे बैलेंस में आ सकता है, बैलेंस में इसको लाया जा सकता है इस टाइप से। ठीक है, यहाँ से बैलेंस में मैं नहीं ला पा रहा हूँ, बल्कि देखो इसका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट अगर यहाँ कहीं होगा, अबे आ जाना यार, कुछ खाली है यार, फिर क्यों नहीं आ रहा। यहाँ से देखते हैं जरा, आ गया ना, आ गया, ये टिडिंग टिडिंग, फिर नीचे गिरी, आ गया था ना। मतलब आप खुद भी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आप सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेते हो तो आप इजीली उस पॉइंट पे फोर्स लगाओगे ना, तो वो ऑब्जेक्ट, देखो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मैंने इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया और वहां पे फोर्स लगा रहा हूं मैं इस चौक के थ्रू और इसको रोक लिया। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने, हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेके आए थे तो पूरा पहाड़ी उठा के लेके आ गए थे, तो उनको सेंटर ऑफ मास मिल गया था। आपको भी अपने सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेना है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपने सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया और उस पर फोर्स लगाते हैं तो उस पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, उस सेंटर ऑफ मास को आप पॉइंट मास के जैसा बिहेवियर दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कहानियां जो है ये पुरानी, उनको भी सेंटर ऑफ मास आता था। ठीक है, इसलिए आपको भी सेंटर ऑफ मास आना चाहिए बच्चे। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज वाला लेक्चर की कहानी यही खत्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में कहानी शुरू करेंगे। अगले लेक्चर में पॉइंट मास नहीं लूंगा, अलग एक्सटेंडेड मास लूंगा। कोई ट्राइंगल ले लिया, कोई होलो स्फीयर ले लिया, सॉलिड स्फीयर ले लिया, आधा स्फीयर ले लिया, रिंग, डिस्क, कोन वगैरह, इस टाइप की ज्योमेट्री के बारे में अगले लेक्चर में सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करेंगे उनके। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।